हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट का लेसन सेकंड का पार्ट 3। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, और इसके 2 पार्ट पहले से चैनल पर अपलोडेड है, तो आप पहले उन्हें चेक कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। राम राज्य। बाय राम राज्य गांधी जी डू नॉट मीन Hindu Raj. He meant Ram Rajya as divine Raj. In other words, the kingdom of God. For him, Ram and Rahim are one and the same deity. He acknowledged no other God but the one God of truth and righteousness. जो गांधी जी का राम राज्य का सपना था वो बेसिकली हिंदू राज के लिए नहीं था। उनका जो राम राज्य से मतलब था वो ये था कि डिवाइन राज हो, यानी कि जो किंगडम है वो गॉड का किंगडम हो, और उनकी नज़र में राम और रहीम एक ही भक्त हैं, एक ही भगवान के। और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कोई भी जो गॉड है वो मतलब जो कोई भी गॉड, नो अदर गॉड बट द वन, कोई भी गॉड नहीं है, लेकिन जो गॉड है वो सिर्फ ट्रूथनेस और राइटियसनेस है। Why the Ram of my imagination ever lived or not on this earth? The ancient idol of Ram Rajya is undoubtedly one of true democracy in which meanest citizen could be sure of swift justice without an elaborate and cost procedure. Even the dog is described by the poet to have received justice under Ram Rajya. According to Gandhi, Ram Rajya was the ideal state where there would be equality of right between prince and pauper. Gandhi's Ram Rajya is regarded as the part of Swaraj. Ram Rajya is regarded as the kingdom of Dharma. Gandhi said, Swaraj is all embracing. It does not include complete independence along with many other things. The Swaraj of Gandhiji consists of a state embracing society which is independent on moral, a society which is embodiment of equality of social, political and economic right of people. गांधी जी की जो कल्पना है उसमें वो ये कहते हैं कि राम इस धरती पर रहे हो या ना रहे हो, लेकिन जो राम राज्य का प्राचीन आदर्श है वो सच्चा लोकतंत्र है, जिसमें सबसे गरीब नागरिक को भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स और महंगी प्रक्रिया के बिना जल्दी से न्याय का भरोसा दे सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि राम राज्य में डॉग को भी न्याय मिला था। गांधी जी के अनुसार राम राज्य एक आदर्श राज्य था जहाँ राजकुमार और भिखारी दोनों के अधिकारों की समानता होगी। गांधी के जो राम राज्य था वो स्वराज का हिस्सा माना गया था। राम राज्य को धर्म का राज्य माना जाता है। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज सभी को शामिल करने वाला होता है, इसमें कोई अन्य चीज़ नहीं होगी जो जिसमें पूरी तरीके से फ्रीडम शामिल ना हो। गांधी जी का जो स्वराज था वो एक ऐसा राज्य था जिसमें जो मोरल एथिक्स है किसी भी समाज के वो सिर्फ और सिर्फ उनकी नैतिकता पर निर्भर करता था। एक ऐसा समाज जहाँ पर जो लोग हैं वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की समानता का प्रतीक हो। गांधी जी जो थे वो किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन नहीं चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास और कास्टिज्म। उनका जो कॉन्सेप्ट था स्वराज के आधार पर। गांधी जी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए फॉरेन डोमिनेशन से भी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने स्वराज को डिफाइन करते हुए मतलब ये भी बात कही थी विलेज स्वराज, जिसमें विलेज स्वराज जो था उनके अकॉर्डिंग वो ये था कि कंप्लीट तरीके से विलेज जो है वो स्वतंत्र हो, यानी कि एक ग्राम जो है एक पूर्ण ग्राम गणराज्य हो, रिपब्लिक हो, इंडिपेंडेंट हो, और उसको जो एक पर्टिकुलर विलेज है वो किसी भी तरह की नीड्स यानी कि किसी भी तरह की जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उनके लिए किसी दूसरे गांव पर ना निर्धारित हो। जो गांव की सरकार होगी वो इस मामले पर अपना चिंता करेगी, और उनके सहकारी जो होंगे वो इसमें उनकी सहायता करेंगे। पूरा एक तरीके से पूरा गवर्नमेंट को चलाने में ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड लेवल। उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है विलेज की वो कंडक्ट होनी चाहिए 5 पर्सन होनी चाहिए उसमें, जिसे पंचायत कहा जाए। उसमें 5 एक गांव के बड़े या तो मेल हो या फीमेल हो लोग, ऐसे लोग होने चाहिए। और स्वराज का मतलब है
सेल्फ गवर्नेंस, होम रूल। जो स्वराज की आत्मा है उनके अकॉर्डिंग वो ये है कि स्वदेशी हो। स्वदेशी मीन्स सेल्फ एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, यानी कि स्वशासन हो। और गांधी जी ने एक संघर्ष कार्यक्रम भी विकसित किया जिसमें उन्होंने अलग अलग समूह और वर्गों के लोगों को विभिन्न तरह के उद्योगपति, श्रमिक, किसान, व्यापारी, वकील, छात्र और अलग जैसे कि निम्न वर्ग और महिलाओं को एक साथ किया। और उन्होंने किसानों से सरकार को कर मतलब टैक्स ना देने का आह्वान किया। छात्रों से जो उनकी एकेडमिक जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी उनका उन्होंने बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालतों से दूर रहने का आह्वान किया और शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया और गोलियां भी खाई, साथ में वो जेल भी गए। He evolved a new technique of mass struggle such as satyagraha, non-cooperation, civil disobedience, hunger strike, khadi, cottage industries, and indigenous system of education. Apart from being a mass leader, he was an outstanding social reformer who passionately worked for the elimination of inhuman institutions like untouchability and casteism. गांधी जी ने आंदोलन के लिए एक नई तरीके की टेक्निक का यूज़ किया जो कि थी सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, हंगर स्ट्राइक, ये सारी। और गांधी जी तो जो थे वो मास लीडर यानी कि जन नेता तो थे ही थे, लेकिन वो साथ में सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क किया सोसाइटी में जो भी इनह्यूमन इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम, उनको ख़त्म करने के लिए। सत्याग्रह एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस फॉर्म्ड द बेस ऑफ हिज फिलॉसफी। और जो सत्याग्रह आंदोलन जो था और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का जो आंदोलन था वो उनकी एक तरीके से फिलॉसफी का एक बेस था। उनके अकॉर्डिंग जो भी सच है हम अपनी लाइफ में उसे तभी पा सकते हैं जब किसी भी तरह की हम वायलेंस ना करें। और जो सच है वो काफ़ी मतलब उनके अकॉर्डिंग वो परम सत्य है, उसको प्राप्त करने के बारे में वो कोई भी उसको प्राप्त करने के लिए वो हिंसा का उपयोग करके पाप का भागी नहीं बनना चाहते थे। और जो उनके रियल एनिमी थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि पूरी की पूरी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी जो कि ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित की गई थी। स्वराज से जो उनका मतलब था वो बेसिकली पॉलिटिकल से नहीं था कि बड़े लेवल पर पॉलिटिकल, उनका मेन मोटिव ये था कि जो छोटे विलेज है उनमें जो कम्युनिटी डेवलप हुई है और जो भी उनकी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग हो यानी कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा रन की जाए। इट्स ओनली when there is a political, economic and moral Swaraj or self-rule that one can talk of Ram Rajya. For Gandhi, Ram Rajya was a state based upon the denial of power and renunciation of the use of force. स्वराज अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो एक वैदिक फिलोसोफर और सोशल आइडियाज़ को काफ़ी मानते थे। उनका जन्म एज अ केशव गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 को एक स्मॉल कोस्टल टाउन रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद वो पूना शिफ्ट हो गए। उनके फादर जो थे वो एक रिनाउंड संस्कृत स्कॉलर थे जो बिलोंग करते थे मराठी चित्तपवन ब्राह्मण सेक्शन को। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, ऑथर और फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें एक मतलब भारतीय अशांति के जनक के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि उन्होंने सभी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक तरीके से जो उनकी राजनीतिक चेतना थी उनको जगाने का काम किया और उनका काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। और साथ ही साथ देश के लिए उनके अथक संघर्ष और एक निष्ठा प्रेम के लिए उनके जो समर्थक थे उन्होंने उन्हें लोकमान्य का खिताब दिया जिसका अर्थ है जनता द्वारा सम्मानित। साथ ही साथ वो संस्कृत फिलॉसफी और राजनीतिक अर्थशास्त्र के एक विद्वान स्कॉलर थे। और तिलक का जो पूरा जीवन था वो कर्म यज्ञ पर आधारित था जो कि भारत की स्वतंत्रता के आदर्श के लिए समर्पित था।
तिलक जो थे वो फर्स्ट लीडर थे जिन्होंने संपूर्ण स्वराज का आइडिया जो था वो propound किया था, और उनका स्टेटमेंट कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इस स्टेटमेंट से काफ़ी हज़ारों की संख्या में भारतीयों को प्रेरित किया और और सभी को एक साथ संगठित किया, जिससे कि सब एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख सके। तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से ब्रिटिश शासन की क्रूरता और जातियों के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन कष्टों और अपमानों को उजागर किया जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिए गए थे, और 19वीं सदी के अंत में भारत के कुछ हिस्सों में अकाल और महामारी से निपटने के लिए सरकार के जो तरीके थे उनकी कूट निंदा की, क्योंकि देशवासियों ने देखा कि ब्रिटिश ने किस तरीके से उस टाइम पे क्रूरता दिखाई थी, और इसी कारण से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई और विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्र को एकजुट करने में उनके प्रमुख भूमिका रही बाल गंगाधर तिलक की, और उनके लेखन से कई क्रांतिकारी नेताओं को प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि 1897 में पुणे के कुख्यात प्लेग कमिश्नर श्री रैंड की उन्होंने हत्या की थी, और तिलक ने भारतीय युवाओं की शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से 1884 में कुछ विश्वविद्यालयों की अपने सहयोगियों द्वारा स्थापना की, जिनमें से 2 तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, एक न्यू इंग्लिश स्कूल और दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन एंड द फैक्शन कॉलेज। डिबेट, फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिसेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के सब क्लोज 1 के पार्ट ए में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिलता है। ये राइट जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। ये राइट एक इंडिविजुअल के मतलब थॉट को एक्सप्रेस करने के तरीके को बताता है कि या तो हम ओरल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या रिटर्न फॉर्म में, या फिर विजुअल्स के तौर पर। और साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ मीडिया को। इसके अलावा हमें एक पब्लिक अथॉरिटी भी है कि हम किसी से भी हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से पूरे उसका डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का। Right to freedom, speech and expression. It implies that every citizen has the right to express his views, opinion, belief and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीव्स को किसी भी तरीके से या तो लिख के या फिर ओरली प्रस्तुत कर सके, यानी कि शो कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड किया, जैसे कि अपने हमारा जो विचार है हम उसको प्रोपोगेट कर सकें, यानी कि दूसरों को तक भी पहुंचा सकें। प्रेस को फ्रीडम और किसी भी तरह की कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की फ्रीडम। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि किसी भी तरह का जो प्रसारण किया जा रहा है टीवी पे उसका अधिकार हो, सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मोनोपोली नहीं दिखाए। और राइट अगेंस्ट बंड कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। Right against imposition of pre-censorship on newspaper. Right to demonstration or picketing but not right to strike. The state can impose reasonable restriction on the exercise of freedom of speech and expression on the ground of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or moral contempt of court, defamation and incitement of an offence. गवर्नमेंट जो है इस पर राइट टू मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर हमारी इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा है तो वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के तौर पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ICCPR Article 19. Everyone shall have the right to hold public opinion without interference. Everyone shall have the right to freedom, expression,
This right include freedom to seek, receive and impart information and the idea of all kind regardless of all frontiers, either orally in writing or in print, in the form of art or through any other media of his choice. इसमें हर किसी को राइट है कि वो अपने ओपिनियन को पब्लिकली दे सकता है, मतलब प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब ऑन द केस ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंट सिविल राइट्स पर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.